अजय कुमार का आज प्रश्न है। पहले भी प्रश्न आ चुका है, अब कुछ और लोगों का भी प्रश्न आया था जागीर और जागीरदार के बारे में, किसे कहते हैं। तो जागीर के बारे में तो पिछला लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कई तरह का, जिसको ग्रांट बोलते हैं, सर्विस ग्रांट, और बीटी एक्ट के सेक्शन 181 181 सेक्शन में उसका ग्रांट है। तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, जिस इलाके में हम लोग हैं, यानी कि पुराना जो बांग्लादेश अभी है वो बंगाल का ही पार्ट था। पुराना बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल दोनों मिला के बंगाल, और अभी जो हम लोग का बिहार है उसके साथ उड़ीसा और झारखंड भी मिला हुआ था। सब एक ही था, अलग अलग बाद में हुआ। तो यानी कि पुराना बंगाल और पुराना बिहार। आज के तारीख में आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सब इलाके में जागीरदार का दस्तावेज मिलेगा। और जागीरदार के बारे में सर्वे के पदाधिकारियों ने सर्वे दस्तावेज में दर्ज किया है। उसके अलावे बहुत से और कागजात में मिलेंगे। और पुराना जो मुकदमा हुआ सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में चला, वो सब मुकदमा में भी जागीरदार के बारे में चर्चा मिलेगा। और जमींदारी सिस्टम हिंदुस्तान में 3 क्षेत्र में अलग अलग हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अलग हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी में अलग हुआ। तो हम लोग चूँकि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि पहले प्रोविंस ऑफ बंगाल कहलाता था। तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम पीरियड में नवाब का शासन था, और नवाब के शासन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो सबसे पहले कलकत्ता में ही रोजगार करते करते धीरे धीरे अपना मुनाफा कमाते कमाते, तो उस समय जो यहाँ के नवाब थे उन लोगों से संपर्क किया, उन लोगों को अपना सामान दिया, लालच दिया, तरह तरह का खाने पीने का सामान, उसमें मुख्य रूप से शराब पिलाया। और पिलाने के बाद उनसे दोस्ती बढ़ाने के बाद कुछ उनसे ज़मींदारी का कुछ भाग लिया, और उनके क्षेत्र में जो था, उनके अधिकार क्षेत्र में कुछ वो काम करने लगा। धीरे धीरे करते 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 लगभग 200 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य फैलाया, राज करने लगा, फिर कानून चलाने लगा, कोर्ट कचहरी बनाने, सारा काम। ये अलग विषय है जो लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, यानी भारत का वैधानिक इतिहास के पुस्तकों में मिलेगा या लिखा जाएगा। मैं भी उस पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ, वो अभी बहुत अधूरा ही है, अभी मुश्किल से 25% लिखा गया है। तो खैर, तो जागीर का मतलब हम पहले बता चुके हैं कि जागीर का मतलब होता है ग्रांट। ग्रांट का मतलब हुआ देना। तो अलग अलग उद्देश्य से दिया जाता है, तो उसका अलग अलग नाम है। तो जमींदार लोग जब अपने जमींदारी क्षेत्र के अंतर्गत किसी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को देते थे, तो वो भी जागीर कहलाता था। क्यों जागीर कहलाता था? कि उससे उसके बदले में लगान नहीं लेते थे। तो 2 तरह का जमींदार जो जागीर देते थे जिसको, तो उसको भी 2 भाग में बांटा गया था। एक सर्विस ग्रांट और एक हुआ जो कि फ्री ग्रांट, जिसको लाखराज कहते थे। लाखराज माने फ्री ग्रांट, उसमें कभी भी कोई लगान वगैरह नहीं लिया जाता था। तो उसी में लाखराज ग्रांट के कैटेगरी में ही पिछला लेक्चर में बता चुके हैं कि ब्रह्मोत्तर, देवोत्तर, फकीराना, उम्मेदार, जागीर गोड़ैती, इस तरह का सब होता था। जो जागीर गोड़ैती तो सर्विस ग्रांट है, ये सब देवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, फकीराना, ये सब आता था। और सर्विस ग्रांट में गोड़ाइत का जनरली गोड़ाइत को दिया जाता था, जमींदार लोग देता था, तो जागीर गोड़ैती। तो सर्विस ग्रांट और फ्री ग्रांट। लेकिन वो लोग को हम लोग बोल चाल के भाषा में जागीरदार नहीं कहते थे।
इसलिए सर्वे पदाधिकारी ने उन लोगों को जागीरदार के रूप में दर्ज नहीं किया खतियान। और जागीरदार का अगर असली माने लिया जाए तो जागीरदार एक जमींदार का ही क्लास है। जागीरदार उसको कहा जाता था उस जमाने में, मुस्लिम पीरियड में जब मुगल शासन था, उस पीरियड में जो व्यक्ति आम जनता से, प्रजा से, आवाम से लगान वसूल करता था और वसूल करके बादशाह को देता था। तो मान लीजिए कि दिल्ली के तख्त पर कोई बादशाह बैठा हुआ है और हिंदुस्तान में उसका चारों तरफ राज्य है, जहाँ तक भी हो, ये तो कंट्रोवर्शियल विषय है कि पूरे हिंदुस्तान में कभी भी मुगल का राज्य नहीं रहा, इतिहास गलत बताया गया, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही रहा, साउथ वेस्ट में बहुत कम ही रहा। इधर मराठा लोग चढ़ने नहीं दिया और उधर चोल वंश वाले साउथ में नहीं चढ़ने दिए। फिर मराठा यहाँ भी, कर्नाटका में भी उन लोग को दिक्कत हुआ। बाद में ये सब उथल पुथल होते रहा। तो ये भी विषय नहीं है। तो अलग अलग क्षेत्र में जागीरदार अलग अलग तरह के होते आते हैं, उनका नामाकरण हुआ। लेकिन जागीर का मुख्य रूप से जो शब्द तैयार हुआ वो तैयार हुआ उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति महाराजा, राजा, नवाब या बादशाह जिस समय जो कहलाता था, जिसके पास पूरा ज़मीन पर कब्जा था, जिसका शासन चलता था और उसके अंदर जो क्षेत्रफल था, जो एरिया था, जहाँ तक उसका राजपाट था, वो आम जनता, जिसको रियाया भी कहते थे मुगल लोग, तो रियाया से जो लगान लिया जाता था, तरह तरह का जो भी कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो सब वसूल करने के लिए उसके पास अपना तंत्र था, अपना उसके पास स्टाफ था। तो वो तो डायरेक्ट कलेक्शन करता था, काम करता था, क्षेत्र उसका बटा हुआ था। लेकिन मान लीजिए कि कोई सुदूर का क्षेत्र है, जैसे खास करके दिल्ली सल्तनत में जब दिल्ली में बादशाह बैठा था तो बंगाल के नवाब को ही सारा चीज़ वो बना दिया गया था। तो नवाब तो पदवी थी, लेकिन वो नवाब जो था, जमींदारी सिस्टम आने के पहले 1793 के पहले जो मुस्लिम शासक थे, तो बंगाल में शासन करने के लिए वो जो नवाब जो शासन करता था, एक्चुअली वो जागीरदार उस समय कहलाता था। वो जागीरदार, उसका क्या काम था कि पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, जो बाद में प्रेसिडेंसी कहला, उस समय जो बंगाल का क्षेत्र था, वो बंगाल के क्षेत्र में जितने आम पब्लिक थे उनसे जिस तरह का भी टैक्स लिया जाता था, जहाँ जहाँ से भी लिया जाता था, उस सब का कलेक्शन वो करता था और कलेक्शन करके फिर दिल्ली दरबार में पहुँचाता था। उसके एवज में उसको कुछ मिलता था, तो वो भी जागीर था। उसी तरह से वो अगर बंगाल का नवाब जो था, बाद में किसी खास इलाका में, मान लिए कि पटना जिला के किसी खास भाग में किसी एक व्यक्ति को, घनश्याम को दे दिया कि आपका ये एक सब डिवीजन या एक जिला या 4 सब डिवीजन मिला करके ये क्षेत्र है, इसका आप लगान लेंगे और लगान हमको देंगे। तो वो जो इंचार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू कहलाया और उसका ड्यूटी हुआ कि रेवेन्यू कलेक्ट करना और कलेक्ट करके जमींदार को, यानी उस समय जमींदार नहीं कहलाता था, उस समय के राजा, महाराजा, नवाब या बादशाह, उन तक पहुंचाना, ये काम जागीरदार का होता था। तो जमीन कानून के दृष्टिकोण में जागीर और जमींदार, जो हमारे यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी प्रथा है, दोनों में फ़र्क है। इसलिए इस पर ध्यान देने की बात है और ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की बात है। जमींदार का भी यही काम है, लगान लेना और लगान ले करके अंग्रेज शासक को देना। तो जब अंग्रेजी राज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला और उसके बाद फिर ब्रिटिश राज आया, इस बीच में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी प्रथा लाया, तो उसका पहला सिद्धांत ये बना कि जितना भी ज़मीन बंगाल प्रेसिडेंसी में है वो सब 1-1 इंच
का मालिक जिसको बना दिया है वही जमींदार कहलाया, वो जमींदार कहलाया। तो जमींदार शब्द का उत्पत्ति उसी समय से हुआ। 1793 के पहले जागीरदार ही कहलाता था, जो वसूल करता था। लेकिन जागीरदार को सिर्फ वसूल करने का राइट था, उसको लैंड पर कोई राइट नहीं था, उसको सेटलमेंट करने का राइट नहीं था, किसी रैयत को हटाने का राइट नहीं था। अगर खास तरीके से किसी इलाके में दिया गया होगा, अलग से लिखित उसको पावर दिया गया हो, इसको सनद बोलते थे, सनद के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया हो, तो ऐसा हो सकता था। तो ये जागीर मतलब लाइफ रेट टेन्योर, वो जागीर जिंदगी भर के लिए रहता था। जब तक वो बचेगा वो ये काम करेगा, और उसको कुछ पैसा देना नहीं पड़ता था, बल्कि ये काम करने के लिए जागीरदार को पैसा मिलता था। जो बादशाह के यहाँ पहुँचाता था तो उसको पैसा मिलता था। लेकिन कहीं कहीं जागीरदार को पैसा नहीं मिलता था, पैसा के बदले में उसको जमीन ही मिल जाता था। तो जमीन मिल जाता था तो वो रेंट फ्री ग्रांट उसका होता था, तो वो जागीरदार हो गया, और उसको जागीरदारी राइट बोलते थे। तो जागीरदार का ही वो जमीन हो गया। तो चूंकि वो जब तक काम कर रहा है तब तक उसको रेंट फ्री है, लेकिन कहीं कहीं बाद में उसको बना दिया गया परमानेंट जागीर भी, यानी सदा सर्वदा के लिए। मर जाएगा तो उसके बाल बच्चा को भी होगा। तो जागीर में दो प्रकार का हुआ। एक जागीर ऐसा हुआ जो सिर्फ रेंट कलेक्शन करता था और पहुंचाता था बादशाह को, अपने से ऊपर के जो राजा महाराजा थे उनको पहुंचाता था कलेक्ट करके, और उसके एवज में उसको कुछ अंश मिलता था, और नहीं तो उसके बदले में जमीन मिलता था। तो ये ऑर्डिनरी टेन्योर हुआ। और कभी कभी कहीं कहीं कुछ खास पीरियड के लिए भी दिया जाता था। और उसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छा रहा संबंध, तो नवाब लोग क्या करते थे, बादशाह लोग क्या करते थे कि एक जागीरदार है, वो काम कर रहा है रेंट कलेक्शन का और उसको पहुंचाने का, उसके अलावे उसको सैलरी के एवज में या उसके एवज में कमीशन में डायरेक्ट कैश नहीं दे करके उसको ज़मीन दे दिया गया। तो वो ज़मीन उसको उसमें उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, मालगुजारी नहीं देना पड़ता था, वो ज़मीन जोतता था, उसका उपज रहता था। और किसी किसी जागीरदार को उसके अतिरिक्त भी कोई ज़मीन दे दिया जाता था, तो उसको भी जागीर होल्डिंग कहते थे। यानी कि जागीरदार के द्वारा जो धारित भूमि है, तो एक तो हुआ कि जो उसको मुशाहरा नहीं मिला या उसको कमीशन नकदी रुपया नहीं मिला, उस सर्विस करने के एवज में, जागीरदार के रूप में काम करने के एवज में उसको मिला जमीन। उसके अतिरिक्त भी कोई खुश होकर के या उसको आवश्यकता हुई, तो मान लीजिए कोई जागीर में उसको 20 बीघा ज़मीन मिला हुआ, वो कहे कि नहीं हमको और 100 बीघा ज़मीन दे दीजिए, तो 100 बीघा ज़मीन जो मिल जाएगा तो उस ज़मीन को जागीर होल्डिंग बोलते थे, और उसका फिर कम रेंट पर उसको मिल जाता था। तो ये हो गया जागीरदार। तो जनरली एम्परर माने राजा, या मुस्लिम पीरियड में बादशाह लोग कहलाते थे, और अंग्रेज़ के समय में एम्परर कहलाते थे, ब्रिटिश एम्परर। ये लोग सर्विस टेन्योर, जागीरदार का जनरली सर्विस टेन्योर लैंड रेवेन्यू के लिए बनाते थे। तो दो तरह का, अंग्रेज जब आया, मुस्लिम के टाइम में भी दो तरह का होता था। एक होता था परमानेंट टेन्योर, और एक जो परमानेंट होता था वो ट्रांसफरेबल भी होता था, और एक परमानेंट नहीं होता था, वो कुछ समय के लिए होता था, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होता था और हेरिटेबल नहीं होता था। तो दो तरह का उस समय मिलता है कागजात में। अब महाराष्ट्र के एरिया में उधर तो अलग था, जमींदारी का सिस्टम जब आया तो उधर दूसरा सिस्टम था। तो मराठा टेरिटोरी जहाँ पेशवा राजा लोग रहते थे, तो राजा के प्रतिनिधि के रूप में उनको जागीर दिया जाता था। जो राजा का काम करते थे तो उनको या तो प्रतिनिधि कहा जाता था या प्रधान कहा जाता था। तो पेशवा लोग जो थे राजा बने, बहुत सारे पेशवा थे जिनको मुगल शासन काल में उन लोगों से झगड़ा चलते रहता था, मराठा लोग का और मुगलों से।
तो जो मुगल के शासन को कबूल कर लिया तो उसको वो अब उस इलाके का राजा घोषित कर देता था, लेकिन एक्चुअली वो जागीरदार ही होता था। वो जागीर, उसको प्रधान कहा जाता था या प्रतिनिधि कहा जाता था। तो जागीर, उसको भी जागीर, या उस जमाने में उस इलाके में मराठा में जो मिलिट्री का चीफ होता था, चीफ कमांडर, जो सेनापति जिसको कहते हैं, उसको मिलता था, उस सर्विस करता था, सैलरी नहीं मिलता था तो उसको 100 एकड़ ज़मीन या 200 एकड़ ज़मीन मिल गया तो वो उसका वो जागीरदार हुआ। तो वो भी एक तरह का सर्विस ग्रांट हुआ। तो जब तक सर्विस किया, मिलिट्री में चीफ में रहा, तो उसको मिलते चला गया। उसी तरह से पंजाब में भी जागीर कहलाता था। तो उन लोग को कोई राइट नहीं था, जागीरदार को सिर्फ ज़मीन से जो लगान होता था, लगान वसूल करने का, और अब वसूल करके जो बादशाह होता था, राजा होता था, उसको देने का, वो जागीर, वही जागीरदार कहलाता था। यहाँ पर अवध में, जो उत्तर प्रदेश का इलाका हुआ, अवध में भी मुस्लिम शासन था और हिंदू राजा लोग भी कुछ क्षेत्र में काम किए। तो यहाँ पर जो जागीर मिलता था, यहाँ पर जो जागीरदार होते थे, उनका राइट परमानेंट उसमें होता था। उनके परिवार में जो जागीरदार हो गए, अगर उनके परिवार में पुत्र पैदा होते गए, माने बेटा हुआ, बेटा के बाद पोता हुआ, ऐसे चलते अगर रहा, तो वो जागीर बरकरार रहता था। यानी कि वो हेरिटेबल भी होता था और परमानेंट भी होता था। और अगर उस जागीर में जो उसको संपत्ति मिली है, उसको अगर वो बेचना चाहे या बख्शिश करना चाहे तो बेच भी सकता था, बख्शिश भी कर सकता था। तो इस तरह का जागीर कुछ मराठा लोगों को भी मिला था, जहाँ पर कि इस बात का विवाद होता था, किसी का मान लिया कि एक ही लड़का है और उसको मार दिया और उसको फिर दोबारा कोई माने लड़का नहीं हुआ या आगे वंश नहीं बढ़ा, तो उसको ख़त्म हो जाता था, फिर वापस होता था। तो इस तरह के भी घटना पहले कहीं कहीं देखने को इतिहास में मिलता है। तो ये जागीर अलग अलग जगह में, अलग अलग समय में जागीर को अलग अलग काम के लिए अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये तो मुख्य रूप से जागीर के बारे में जो प्रश्न था कि जागीरदार जमींदार होता है कि रैयत होता है, तो पहला सवाल हुआ, जागीरदार जो है वो जमींदार का प्रतिनिधि होता है। अभी जो जमींदार हम लोग जानते और समझते हैं, जो बंगाल में जमींदारी प्रथा जब से लागू हुई, तब से जमींदार का मतलब हुआ एक एक इंच का मालिक जमींदार, सब अधिकार उसी का है, उसी के, वो सारा अधिकार जागीरदार को नहीं होता था। जमींदार का कुछ शक्ति उसके पास था। वो कौन सा शक्ति? लगान वसूलने का। अब लगान वसूलने के लिए वो केस कर सकता था, शारीरिक शक्ति इस्तेमाल कर सकता था, अपना सिपाही रख करके, अपना गुड़ाइत रख के, अपना मजदूर रख करके, अपना स्टाफ रख के कैसे करता था, वो सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर था। लेकिन उसका काम जमींदार के तरह लगान वसूली का था, इसलिए वो जमींदार भी नहीं था और न रैयत था, जमींदार और रैयत के बीच का था। लेकिन एक पहले आपको बता चुके हैं, जमींदार और रैयत के बीच जो होता था इंटरमीडियरी, जो मध्यवर्ती जमींदार है ना, इंटरमीडियरी, वो इंटरमीडियरी ये नहीं कहलाता था, क्योंकि इसको जमींदारी में कोई राइट नहीं था। ये जमींदारी सिस्टम में वो इंटरमीडियरी आया। आई जमींदारी सिस्टम के पहले से चला रहा था जागीरदारी का, और जमींदारी सिस्टम जब आया तो जमींदार जब मालिक बन गया और छोटे छोटे बहुत सारे जमींदार हो गए, तो जमींदारी सिस्टम जहाँ पर था वहाँ जनरली जागीरदार किसी को नहीं बनाया। जमींदार ने जागीर दिया सर्विस ग्रांट अपने स्टाफ को, तो वो सर्विस ग्रांट में हो गया, जो बीटी एक्ट के प्रावधान के हिसाब से हुआ। अब बीटी एक्ट के पहले जो रेगुलेशन था, रेगुलेशन के हिसाब से चला। तो ये जागीर का अलग अलग जगह पर अलग तरीका से नाम होता है, कई तरह का है। इस संदर्भ में बहुत जिज्ञासा लोगों ने जाहिर किया, तो हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी दे दें। लेकिन फिर दोबारा हम इस बात को दोहराते हैं कि जागीर जो है ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का
जो पदाधिकारी होता था उसी को जागीरदार कहते थे। अब उसका राइट परमानेंट है कि फिक्स टाइम के लिए है कि टेम्पररी है, हेरिटेबल है, ट्रांसफरेबल है, ये सब कई कारणों पर निर्भर करता था, अलग अलग जहाँ पर सिचुएशन था। तो उसी तरह से अलग अलग उद्देश्य से भी जागीर बनाया गया था, तो उसका भी नाम अलग अलग पाया जाता है। यहाँ पर आप लोग को शायद देखने को मिलेगा कोई पुराना कागज में, जैसे एक बताते हैं आपको कि आर्मी उस समय जो होता था, फौज होता था, तो फौज के खर्चा के लिए एक जागीरदार बना दिया गया कि उसका खर्चा वर्चा जैसे चलेगा, खाना पीना उसका जो भी है उसका इंतजाम बात करेगा। तो उस तरह का जागीर जो दिया जाता था जिस जागीरदार को, तो उसको जागीर अहसम बोलते थे। जागीर अहसम उस समय के फौज के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसमें खर्चा होगा, उसके जहाँ पर पड़ाव पड़ेगा वहाँ पर रहेगा, खाएगा पिएगा, तो अपना कार्य करेगा, तो उसके लिए। उसी तरह से जागीर अमल होता था। जागीर अमल ये जनरली मराठा लोगों को बनाया गया था मुगलों के द्वारा, जिसमें कि वो जागीर में जो जागीरदार को चौथैया हिस्सा मिल जाता था, जो रेंट कलेक्शन होता था उसमें चौथैया हिस्सा मिलता था, और उसमें फौजदार भी होता था। तो कहीं कहीं फौजदार को चौथैया और चौथैया जागीरदार को मिलता था जागीर अमल में। अब बाकी जो 8 आना हुआ वो मुगल राजा, जो मुगल बादशाह था, उसको मिलता था। उसी तरह से एक होता था जागीरे बख्शी। जागीरे बख्शी या जागीर बख्शी भी बोलता था। तो ये मिलता था, जो फौज का कमांडर होता था, सेनापति, उसको अपना खर्चा के लिए, खाने पीने मेंटेनेंस के लिए मिलता था, तो उसको बोलते थे जागीर बख्शी। उसी तरह से एक होता था जागीर दीवानी। ये जागीर दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पाया जाता था। और ये कब जागीर दीवानी बना और कब जागीर दीवानी का काम शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया और नवाब ऑफ बंगाल को हरा करके पूरे बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया, तो पूरा बंगाल को शासन चलाना और सब काम करने के लिए वो जागीरदार बनाया। तो वो जो जागीरदार बनाया वो जागीर दीवानी उसको बोलते हैं। उसका काम था वही रेवेन्यू कलेक्ट करना, लगान लेना और ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। तो ये हो गया जागीर दीवानी। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों क्षेत्र में पुराना दस्तावेज में मिलेगा जागीर दीवानी, या पुराना केस मुकदमा भी चला था कलकत्ता हाई कोर्ट का, उसमें मिलेगा। और जैसे आपको सर्विस ग्रांट पहले बता ही दिए थे, जो नौकरी जमींदार के यहाँ करता था, गोड़ाइत वगैरह या और कोई पुजारी वगैरह जो भी होता था, तो उसको जागीर खिदमती बोलते थे। खिदमत का माने सेवा करना। अब कुछ इलाका में पाया जाता है कि पूरा जिला का एक जागीरदार बना दिया गया, तो उसको जो बनाया जाता था, जो कागज लिखा जाता था, उसको लिखा जाता था जागीर महल। जागीर महल माने एक जिला, उस समय जो जिला का कल्पना था वो एक जिला का वो जागीरदार बना दिया गया। उस कुछ ग्रांट ऐसा होता था जिसमें कुछ शर्त रहता था। बादशाह ने, या जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो उसने भी शर्त लगा करके भी कुछ जागीर बनाया, तो उसको बोलते थे जागीर शर्तिया या जागीर मशरूत। वो कंडीशनल ग्रांट है। और जो बिना कंडीशन का होता था तो उसको बोलते थे जागीर गैर मशरूत। तो तरह तरह के दस्तावेज में तरह तरह का मिलेगा जागीर के बारे में और जागीरदार के बारे में। ढाका में जो वहाँ का नवाब था, वो जागीर वहाँ पर दिया था जागीरदार को, तो उसमें से एक पाया जाता है जागीरे नवारा। जागीरे नवारा जो होता था, जो
नवाब के तरफ से नदी में नाव वगैरह चलता था, उसका रख रखाव करना, उसका खर्चा, नाविक का जो चलाता था उसका मुशाहरा, खान पान व्यवस्था जो भी है, ये सब देखभाल करने के लिए और उससे खर्चा करने के लिए वो जो जागीर दिया था उसका नाम था जागीरे नवारा। फिर कटक क्षेत्र में मिलिट्री के लिए जो ज़मीन दिया गया उसको कहा जाता था जागीर पैकान, जागीर पैकान। कुछ इलाके में जागीर जो होता था फौज के साज सामान के लिए, फौज का साज सामान खरीदारी होगा लड़ाई का, उसके लिए जागीर दिया जाता था। जागीर में मतलब जमीन दिया जाता था, उसकी आमदनी से खा जाता, वो जो जागीर होता था उसको जागीर सरंजामी बोलते थे, जागीर सरंजामी। फिर कुछ जागीर होता था जो किसी संस्था को, कोई इंस्टीट्यूशन है और संस्था के काम को करने के लिए और उसको बादशाह के तरफ से मिलता था प्रोत्साहन, तो नगद रुपया नहीं मिलके उसको जागीर के रूप में सब कुछ ज़मीन मिल जाता था, जिससे कि और उसको कर देना नहीं पड़ता था, वो ज़मीन से ऊपर से अपना लाभ, तो जागीर सर उसको बोलते थे। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को, जो नवाब थे उसको दिया था जागीर, तो उसको वो बोलता था फौज के मेंटेनेंस के लिए दिया था, तो यहाँ पर बोलता था उसको जागीरे सरकार। एक जगह उसको लिखा गया है जागीरे सर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया बंगाल प्रेसिडेंसी में उसको जागीरे सरकार। उसी तरह से थाना जब बना, पुलिस व्यवस्था किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ही सब बना था, थाना वाना बना था, तो उसके इंजाम बात के लिए जो ज़मीन दिया गया तो उसको जागीरे मनाजत बोलते थे, जागीरे मनाजत। फिर किसी किसी को परिवार में या कोई खास ओहदेदार व्यक्ति को पर्सनल ग्रांट दिया जाता था, उसके अपना खर्चा के लिए, उसके अपना उससे उसके आमदनी से जो भी करे, तो जागीरे तन बोलते थे उसको, या जागीरे जय जट, या पंजाब में जागीरे जट बोलते थे, या जागीरे जटी पंजाब में ज़्यादातर पाया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग इलाके में जागीर के बारे में मिलता है दस्तावेज में, और सभी दस्तावेज में अलग अलग प्रकार का वर्णन है, जिसका कि सर्वे के दरमियान में सर्वे के पदाधिकारियों ने देखकर कागजात में दर्ज किया, या कोई दस्तावेज बना, कोई डॉक्यूमेंट बना जो रजिस्ट्री कचहरी में रजिस्टर्ड हुआ, वो सब डॉक्यूमेंट में वो सब का उल्लेख मिलता है। या उस ज़माने में नवाब से या जागीरदार से झगड़ा हो गया या किसी रैयत से झगड़ा हो गया और केस मुकदमा हुआ, तो किस हैसियत से केस हुआ, वो जागीरदार था, कब था, कौन सा जागीर था, कितना समय के लिए था, उसको क्या राइट था, ये सब देखने के लिए तो केस मुकदमा में भी इस शब्द मिलता है। ये कहीं भी कोई किताब में एक जगह आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। कुछ पुराना डिक्शनरी में जो अंग्रेज़ों द्वारा लिखा हुआ है, या कुछ उर्दू के डिक्शनरी में, कुछ शब्द इस डिक्शनरी में मिलेगा, कुछ शब्द दूसरे डिक्शनरी में मिलेगा, एक डिक्शनरी में सब शब्द मिलेगा नहीं। इसके अलावा ही तो कुछ तो पहले हम बता चुके थे जागीर के बारे में, और ये बताए अभी इसके अलावा भी और बहुत तरह का जागीर है, तो उतना विस्तृत जानने की आवश्यकता नहीं है। अजय कुमार ने प्रश्न किया है, उन्होंने दोबारा या तिबारा शायद प्रश्न किया है, क्योंकि समय ने मिला था इसलिए इस पर लेक्चर नहीं दे सके थे। और इसके अलावा भी एक दो व्यक्तियों ने और जागीर के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की थी, तो आज मेरे ख्याल से जागीर के बारे में सभी शंकाएं आपको दूर हो जाएगी। जागीरदार न रैयत है न जमींदार है, दोनों के बीच का एक व्यक्ति है, जिसको रैयत से लगान वसूल करके, और जो मालिक है बादशाह
या राजा या नवाब उसके यहाँ पहुँचाने का काम करता है, वही जागीरदार हुआ। वो जागीरदार हुआ, वो एक तरह से जमींदार का प्रतिनिधि हुआ, और ऐसे समझने के लिए आप जमींदार भी कह सकते हैं, लेकिन वो रैयत नहीं है। आज के लेक्चर में इतना ही।